गुड इवनिंग एवरीवन। मैं HK सर टेक साइंस में आपका स्वागत करता हूं और फिर से आपके लिए एक न्यू इमेजिन वीडियोस लेकर आया हूं जो सर्कुलेशन के ऊपर है, ब्लड सर्कुलेशन। मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है पद्धति नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूं जो वेरी इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या क्या पॉइंट उसमें आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे और जानेंगे, और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए आ जाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये आपको ह्यूमन हार्ट है, इंसान का जो हृदय है उसका मैंने यहाँ डायग्राम किया हूँ बोर्ड पे। तो इंसान के हृदय में आप लोग को पता है कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग जाने थे कि मैमल्स माने स्तनपायी, स्तनपाइयों के शरीर में के जो हृदय है, हृदय में कितने चैम्बर हो रहे थे, कितने प्रकोष्ठ हो रहे थे, 4, जिसमें से अब हम लोग नाम जानेंगे। 1 2 3 4, आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रकोष्ठ है। ये 4 प्रकोष्ठ में पहला नाम है राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद, और ये होगा बायां आलिंद, दैट मीन्स लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम बायां आलिंद होगा, और दायां निलय और बायां निलय होगा। तो आपको कितने चैम्बर हो गए, 4। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी तो देखेंगे। देखिए अब हम लोग का पहला नंबर कि यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया 4 चैम्बर है। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर जो है दायां यानी बायां आलिंद, बायां आलिंद में जो है प्योर ब्लड आता है। इसमें कौन सा ब्लड आता है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब होता है शुद्ध रक्त, इसके अंदर में रहेगा। प्योर ब्लड मतलब शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किस में आएगा, ये आएगा आपको बायां आलिंद में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ से आएगा शुद्ध रक्त, देखिए हम लोगों ने जो भोजन किया या भोजन करते हैं तो वो डायरेक्टली हमें शुद्ध रक्त नहीं मिलता है, ये हमें अशुद्ध रक्त के रूप में पाया जाता है। तब ये हमारा अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, डायरेक्ट हमारा आता है राइट आर्ट्रियम में। किसमें आता है, राइट आर्ट्रियम में, मतलब दायां आलिंद में। अब ये दायां आलिंद से आता है आपको दायां निलय में। अब ये दायां निलय से जो अशुद्ध रक्त है उसको एक नाम है जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी धमनी जो होता है, जो धमनी का क्या काम होता है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना। लेकिन धमनियों में एक ऐसी धमनी है जिसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, वो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, शुद्ध रक्त को नहीं। तो वो क्या करती है, हमारा भोजन से बना हुआ ब्लड जो अशुद्ध है उसे पल्मोनरी आर्टरी ले जाकर हार्ट में, लंग्स में दे देती है, लंग्स में दे देती है। मान लेते हैं यहाँ पे है आपका ये लंग्स है, आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पे एक फेफड़ा का डायग्राम मैंने बना दिया है, ये आपका फेफड़ा है। और ये फेफड़ा यानी लंग्स में हमारा प्योर ब्लड, ये तो मैंने ऐसे लिखे, इसके नीचे का भी अंदर पार्ट होगा। तो चलिए ये अंदर से पार्ट से जा रहा है, ये अंदर से जा रहा है, डॉट 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 का मतलब कि आपको ऐसे नहीं दिखा रहा है, ये अंदर वाला पार्ट है। अंदर वाला पार्ट से जा करके ये आपको कहाँ चला आता है, लंग्स में चला आता है। ये जो ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से आया और ये कहाँ चला आया, लंग्स में। यहाँ से इसको ले जा करके ये लंग्स में ले जा रहा है। तो कौन ले जा रहा है इसे, पल्मोनरी धमनी ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी इसे लेकर जा रही है। और ये ले जाकर कहाँ गई है, लंग्स में ले गई। ये है आपका फेफड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग लंग्स, यानी कि फेफड़ा। फेफड़े में लेकर गई, ये फेफड़े में लेकर चली गई। फेफड़ा का काम होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। आपको पूछा जाएगा हमारा जो ब्लड है प्यूरिफाई कौन करता है, किडनी करता है, फेफड़ा करता है, कौन सा करता है। तो आपका आंसर होगा फेफड़ा। जो लंग्स है, लंग्स हमारे ब्लड को शुद्ध कर देता है। अब ये शुद्ध ब्लड जो है वो आपको पल्मोनरी वेन के द्वारा, हमारे शरीर में जो नसें होती है, जो वेन है, सिराएं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन उनमें से भी एक ऐसी सिरा है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी वेन्स, उसमें प्योर ब्लड बहता है, यानी शुद्ध रक्त बहता है। ये शुद्ध रक्त को ले जाकर पल्मोनरी वेन जो है शुद्ध रक्त को ले आता है और किस में लाता है, कौन सा चैम्बर में, हार्ट का बायां आलिंद में लेकर चला आता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो लंग्स से यानी फेफड़ों से जो प्योर ब्लड आती है हमारे हृदय में,
तो हृदय के कौन सा प्रकोष्ठ में आएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा बायां आलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ब्लड चले आएगी। अब ये ब्लड कहाँ पर आएगी? देखिए यहाँ से होता हुआ ये जो है एक कंस्ट्रक्शन का और फैलने का और सिकुड़ने का काम करता है हमारा हृदय, जिसको बोलते हैं पंपिंग करना। हमारे बॉडी का पंपिंग स्टेशन कौन है अगर पूछा जाए तो हृदय यानी हार्ट हमारे बॉडी का पंपिंग स्टेशन है। ये हमें पंप करता रहता है, जिसको हम लोग धड़कना कहते हैं, हृदय का धड़कना। अब ये क्या करता है, इसमें से अगर ब्लड ज़्यादा आ जाए तो ये फैलने लगता है। जब ये फैलना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एक तरह का कपाट पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वल्व। इसका नाम है बायकस्पिड वल्व। क्या नाम है? बायकस्पिड वल्व। ये बायकस्पिड वल्व जो है, अब ये ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बायकस्पिड वल्व खुल जाता है। ये देखिए अभी बंद है, बंद हो के बाद अब ये क्या होता है, बायकस्पिड वल्व खुल जाता है और ब्लड का फ्लो होने लगता है इसमें। और इसे कहाँ चला आता है आपको? लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब बायां आलिंद से ये ब्लड चला आता है आपको बायां निलय में। कहाँ चला आता है ये? बायां निलय में चला आता है। और बायां निलय से ये ब्लड जो है प्योर ब्लड है ये, और हमारे बॉडी के समस्त ऑर्गन्स में, समस्त ऑर्गन्स यानी कि अंगों में प्रवाहित होने लगती है बाय वेन्स, नसों के जरिए, और ये हमारे पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। ये आपको समझ में आया? अब आगे हम लोग आ जाते हैं। ये इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर गया था? पल्मोनरी आर्टरी ले गया था। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को ले जाती है, लेकिन आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड को लेकर जाना, यानी शुद्ध रक्त का प्रवाहित होना किसमें? आर्टरी में, यानी धमनी में होती है। चलिए, तो आपको ये चीज़ पता चल गया, एक चीज़, एक स्कोप। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप इसको एक बार देखिए, ये इम्प्योर ब्लड है। इसमें कौन सा ब्लड है? ये इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्ध रक्त लेकर जा रहा है। ये अशुद्ध रक्त को लेकर चला जाएगा। तो सुनिए, यहाँ पर अब जो साउंड, इसमें से जो है कुछ साउंड आता है। जब ये तो बायकस्पिड वल्व हुआ, अच्छा, इसमें से भी जब ब्लड ऊपर से आता है, यानी इम्प्योर ब्लड भोजन से जो, तो ये ब्लड कहाँ चला आता है? इस वल्व। यहाँ पर भी एक वल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वल्व। इस वल्व भी खुलता है और ये ब्लड कहाँ चला आता है? हमारा राइट वेंट्रिकल में, यानी दायां निलय में। और दायां निलय से जो महाधमनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा, या तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा ब्लड को, यानी इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाता है, और लंग्स इसे प्यूरिफाई कर देता है, और प्यूरिफाई होके अगेन ये चला आता है हार्ट में। इस तरह से पूरा बॉडी में वो सर्कुलेट होते रहता है ब्लड। तो आपको ऐसा उम्मीद करते हैं कि सर्कुलेशन समझ में आया होगा, ये सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले कि इसमें से कुछ साउंड या कुछ जो है साउंड आता है। इसमें साउंड के बारे में भी जिक्र होता है, पूछता है बार बार। तो इसमें जो साउंड है, साउंड कैसा होता है? लप और डप, LU डप। ये लप डप का जो साउंड है ये हमारे हार्ट में पाया जाता है, हार्ट से ही, क्योंकि जब ये ब्लड, दैट मीन्स यहाँ पे ये ब्लड था लेफ्ट आर्ट्रियम से, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो एक साउंड होता है जिसको हम लोग लप या डप के साउंड के नाम से जानते हैं। तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे मैं रफ करूँगा और रफ करने के बाद आपको समस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको नोट्स करा दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार इसे आप ये कर लीजिए। वीडियोस तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं मिल रहा है वीडियोस को। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो मोटिव्स है इस लॉकडाउन में आपके समस्त दोस्तों पास जो भी है इस लॉकडाउन में वंचित ना रह पाए इस तरह के लाभ उठाने से। चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अब हम लोग जानेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक करके जानते चलेंगे। तो ये आपका क्या है? सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का जो है दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो ये आपको लिख सकते हैं, आप ये वाला लिख लीजिएगा, ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज, ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोलॉजी यानी हार्ट से रिलेशन है इसका, हार्ट
हृदय से रिलेशन है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर। तो हम लोग जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या नाम बोले? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपको एक बात पता चल गया कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये हार्ट से रिलेशन है। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। चलिए हम लोग आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका खोज किसने किया। तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम हम लोग लिख देते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज किया। तो आपको ये पता चल गया होगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हु वाज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? तो आंसर हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिवहन के पिता कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है ब्लड सर्कुलेशन के पिता है। चलिए और भी हम लोग जानते हैं, एक हेल्दी इंसान में, एक हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ मनुष्य है, तो उसमें कितना लीटर ब्लड हो सकता है? हम लोग देखते हैं, एक हेल्दी के कितना हो जाएगा? एक हेल्दी HELTHY हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। स्वस्थ मनुष्य में 4.5 लीटर टू 5 लीटर यानी 4.5 लीटर से 5 लीटर तक का ब्लड जो है इसमें होता है। 4.5 लीटर से 5 लीटर ब्लड किस में होता है? एक हेल्दी इंसान में 4.5 लीटर से 5 लीटर तक का ब्लड पाया जाता है। चलो हम लोग जानते हैं कि ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड का जो स्टडी है, ब्लड के बारे में जो पढ़ाई किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड STUDY स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, जाना जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, किसके नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्लड को हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग? ब्लड का जो स्टडी है, यानी ब्लड के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी, यानी कि रक्त अध्ययन। रक्त के अध्ययन को ओके, अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। हेमाटोलॉजी कहते हैं। तो आपको ये पता चला, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके बारे में। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसको एक बार रफ करेंगे फिर आपको बताएंगे। ओके, हाँ चलिए हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हम अभी आपको बताए थे कुछ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। तो जो आर्टरी होती है ना, धमनियाँ या धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त हमेशा बहता है। तो ये भी आप लिख लीजिए कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त मतलब प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धमनी में किस तरह रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। कहाँ? धमनी में, यानी कि चलो तो एक ऐसे धमनी का नाम बताइए। चलिए धमनी में तो हो गया, तो सीरा में कैसा बहेगा? सीरा मतलब होता है वेन, सीरा को बोलते हैं VEIN वेन, और धमनी को बोलते हैं आर्टरी। यानी कि वेन में कैसा रक्त बहता है? वेन में हमेशा कैसा रक्त बहता है? हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त? अशुद्ध मतलब जो प्योर नहीं है, यानी कि
इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि जो शिराएं होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं कि कुछ ऐसी धमनी है, हर एक धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनियां है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो वो कौन सी धमनी है, इसका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, धमनी को क्या बोलते हैं, आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। आर्टरी में यानी धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त, रक्त माने ब्लड बहता है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, पल्मोनरी धमनी में, और शिराएं में तो सभी में अशुद्ध ही बहता है, लेकिन एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो वो कौन सी शिरा है, इसके बारे में देख लेते हैं। चलो, वो इसका भी नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा, शिरा को बोलते हैं वेन। ओके, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन सभी जितने भी वेन है, जितनी भी शिराएं हैं, सभी में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम है पल्मोनरी शिरा। तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, रक्त बहता है। तो आपको ये पता चल गया कि पल्मोनरी जो शिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और जितनी शिराएं हैं सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। आपको ये पता चल रहा होगा। जी ठीक है। चलिए, तो आपको ये पता चला होगा कि फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ा में हमारा ब्लड क्या होता है, प्योर होता है। तो हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, फेफड़े में होता है। तो रक्त का प्यूरिफिकेशन, रक्त का प्यूरिफिकेशन, 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 इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण। क्या बोलेंगे, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कहाँ होता है, रक्त का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग्स में होता है। कहाँ होता है, लंग्स में होता है। तो आप लोग जो है एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ कर दूंगा और भी इम्पोर्टेंट कई लाइनें हैं जो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। तो आप वीडियोस पर लगे रहें, अंत तक देखें, ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट टर्म मिस ना हो जाए। चलिए एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग और भी कई इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। तो हार्ट का जो स्टडी, उसके बारे में क्या हम लोग जाने थे, नहीं, चलिए देख लेते हैं हार्ट का स्टडी। यानी कि हार्ट का स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, हृदय, हृदय की अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। आपको बताए थे, लिखाए नहीं तो ओके। तो हार्ट का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ हार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। ओके, चलिए। अच्छा, हार्ट में एक लेयर होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये वाला हार्ट था अगर, तो हार्ट में मैंने एक डबल लेयर बना दिखाया था आपको, ये सब बड़ा डबल लेयर था। यस, ये जो डबल लेयरिंग है ना, हार्ट को जो घेर करके रखता है, एक झिल्ली यानी एक मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए तो उसका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। तो हार्ट को घेरने वाली झिल्ली को, हृदय को घेरने वाली झिल्ली, घेरने वाली झिल्ली, हृदय को घेरने वाली झिल्ली, झिल्ली मतलब होता है मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन विच कवर्ड द हार्ट इज नोन एज, जो हार्ट को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घेरने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम, कार्डियम, पेरिकार्डियम, यानी हृदय को जो घेरती है झिल्ली उसका नाम है पेरिकार्डियम। लेकिन जो
किडनी को घेरती है चारों तरफ से, उसका नाम है पेरिटोनियम, याद रखिएगा पेरिटोनियम। लेकिन हार्ट को जो घेरती है उसका नाम है पेरिकार्डियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कपाट होते हैं, कितने होते हैं प्रकोष्ठ, आपको पता है? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी लिख लीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा मानव मतलब ह्यूमन हार्ट में, मानव हृदय में मतलब कि ह्यूमन हार्ट में, H फॉर ह्यूमन, H फॉर हार्ट, ह्यूमन हार्ट में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ मतलब होता है आपको 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ मतलब होता है 4 चैम्बर, आपको याद रखना पड़ेगा 4 चैम्बर होते हैं। इंग्लिश टर्म के लिए इसको याद रखना है, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हार्ट का जो चैम्बर है किस में कितना होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप ये कर लीजिएगा, ये ह्यूमन से नहीं है। देखिए आपको पता है चिंगड़ी मछली, आपको पता है चिंगड़ी मछली, प्रॉन फिश उसको बोलते हैं, प्रॉन। तो प्रॉन फिश में भी कितना होता है? 1 हार्ट। कितना होता है? 1 चैम्बर, 1 चैम्बर होता है, यानी कि कितना होता है? 1 प्रकोष्ठ। 1 प्रकोष्ठ किस में होता है? किसके दिल में होता है? किसके हार्ट में 1 प्रकोष्ठ होता है? तो आपको आंसर लिख लेना पड़ेगा झींगा मछली। किस में होगा? झींगा मछली। झींगा मछली को बोलते हैं हम लोग PRAWN, प्रॉन फिश। प्रॉन फिश में कितने हार्ट होते हैं? कितने होते हैं? एक हार्ट में कितने चैम्बर होता है? ओनली 1 चैम्बर होता है। तो चलिए हम लोग 2 चैम्बर किस में होता है? 2 प्रकोष्ठ किस में होता है? कौन सा जंतु में 2 प्रकोष्ठ होते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 प्रकोष्ठ किस में होता है? 2 चैम्बर वाला। तो आपको याद होना चाहिए 2 चैम्बर किस में होता है? आपको याद होना चाहिए फिश में, मछली में। मछली में हमेशा कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। यानी फिश का अगर बात करेंगे तो फिश में 2 चैम्बर होते हैं। चलिए 3 चैम्बर किस में होते हैं? हाँ, तो आपको 2 चैम्बर हो रहे हैं, 2 प्रकोष्ठ हो रहा है मछली में। 3 प्रकोष्ठ किस में होते हैं? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर अगर बात करें हम लोग, 3 चैम्बर मतलब कि 3 प्रकोष्ठ। 3 प्रकोष्ठ जो होते हैं आपको याद रखना होगा, 3 प्रकोष्ठ वाला प्राणी का नाम है मेढक। क्या बोलते हैं उसको? मेढक। मेढक मतलब इसको बोलते हैं फ्रॉग, है ना। इसका जो फैमिली उसका नाम है एम्फीबियन। एम्फीबियन 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 मतलब ये फ्रॉग में, मेढक में जो है एम्फीबियन फैमिली है ये। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करके और भी कुछ है जो उसके बाद इंपॉर्टेंट हम लोग करेंगे। ओके, तो आपको ये पता चल गया था एम्फीबियन मतलब मेढक में कितने होते हैं? 3। मेढक के बाद हम लोग आ जाते हैं 3.5 यानी 3 सही 1/2 यानी 3.5। 3.5 चैम्बर किस में होता है? आपको पता होगा, सभी को पता है ये किस में होता है? छिपकली में। जो सरीसृप होते हैं ना, रेप्टेलियन फैमिली, रेप्टेबियन फैमिली या सरीसृप वर्ग, उसमें 3.5 चैम्बर होते हैं। तो आपको यहाँ पर ही नाम लिख देते हैं आपको। चलिए छिपकली में 3.5 चैम्बर, 3.5 चैम्बर किस में होते हैं? आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरीसृप वर्ग। किस में होगा? सरीसृप वर्ग। चलिए सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रेप्टाइल, रेप्टाइल फैमिली। रेप्टाइल में सभी में कितना होता है? इसके अंदर में आपको आ जाएगा छिपकली, लिजार्ड जिसको बोलते हैं छिपकली। छिपकली में 3.5 होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज़ कि सरीसृप में मगरमच्छ भी आता है, क्रोकोडाइल। लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 होता है, 4 चैम्बर। तो क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होते हैं? याद रखिएगा, इसको मैं हाथ दे के कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। तो क्रोकोडाइल में कितना होता है? मगरमच्छ, मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं? मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं।
4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ, यानी मगरमच्छ के जो हृदय है, हार्ट है, उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 4 चैम्बर। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है आप याद रखें कि सरीसृप प्राणी है यानी कि रेप्टाइल है, तो ये भी तो है, तो 3.5 नहीं कीजिएगा, ये गलती हो जाएगा, ये 4 होगा। ओके, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो मैमल्स में, मैमल्स यानी 4 चैम्बर किस में होता है, चलिए देख लेते हैं। 4 चैम्बर, 4 चैम्बर जो है प्राणी, तो उसमें किसके अंदर में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको स्तनपायी, स्तनपायी 1 नंबर, स्तनपायी में हो जाएगा। पक्षी में हो जाएगा, जो पक्षी वर्ग है उसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। तो स्तनपायी में सभी को हो गया, इंसान से लेकर के जितने भी जो बच्चे को अपने दूध पिला सकता है वो सब स्तनपायी के अंदर में आ जाते हैं। तो वो सब में 4 चैम्बर होंगे। जैसे पक्षी में भी 4 चैम्बर होगा, लेकिन पक्षी ये फैमिली है, ये स्तनपायी फैमिली नहीं, पक्षी फैमिली है, पक्षी में भी 4 चैम्बर होता है। तो आपको ये पता चल गया कितने कितने चैम्बर किस में होते हैं, 4 चैम्बर यहाँ पर होते हैं। समझ में आ रहा? चलिए, तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट को धड़कन, तो हार्ट का जो धड़कन है वो कौन है, यानी किसको कहा जाएगा, मे बी धड़कने में हेल्प करेगा हार्ट को, तो कौन है जो हार्ट को जो है कंस्ट्रक्शन और रिपल्सन में मदद करता है, यानी सिकुड़ाने और फैलाने में, तो वो मेन चीज़ है पेस मेकर। तो आपको फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, पेस मेकर। पेस मेकर हृदय को, हृदय के फैलने और सिकुड़ने में, फैलने और सिकुड़ने में, सिकुड़ने में सहायता करता है, सहायता करता है। यानी कि जो पेस मेकर है वह हार्ट का कंस्ट्रक्शन एंड रिपल्सन दोनों को करने में, कंस्ट्रक्शन करना यानी करना, रिपल्सन करना, फैलाना यानी सिकुड़ाने और फैलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन? पेस मेकर। पेस मेकर इसको सहायता करता है। पता चला आप लोग को? अच्छा, जो हार्ट में जो मेन चीज़ चाहिए हृदय का धड़कन को मेंटेन रखने के लिए, वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर आपको पोटेशियम, पोटेशियम हृदय के धड़कन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। आपको ये पता चल गया होगा। तो जो हार्ट का जो धड़कन है यानी कंस्ट्रक्शन और फैलना और सिकुड़ना, उसको कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है? पोटेशियम। पोटेशियम तत्वों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होगा। तो जो हमारा रक्त कहीं पर में भी हाथ कट गया या पाँव भी कहीं, तो हमारा रक्त बहने लगता है, तो उसको जमने में कौन मदद करता है? उसमें भी हम लोग आ जाते हैं, कौन सा मदद करेगा? तो जमने में, रक्त को जमने में कैल्शियम, कैल्शियम और विटामिन, विटामिन के, कैल्शियम तत्व और विटामिन के रक्त के जमने में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो ये किस में हेल्प करता है? रक्त जमने में, रक्त जमने में मतलब ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है, सहायता करता है, सहायता करता है मतलब हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, हम लोग आगे फिर करेंगे। चलिए हम लोग और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लेते हैं। तो हम लोग पता चला ये कैल्शियम, पोटेशियम ये सब कहाँ हेल्प करता है, और हम लोग ले लेते हैं एक और भी कुछ एलिमेंट्स है, उसके बारे में भी हम लोग ले लेंगे अभी, तब पता चलेगा। और भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप ले देते हैं पोटेशियम। पोटेशियम भी है एक तरह हेल्प करता है। पोटेशियम के बारे में तो मैंने अभी बताया आपको। चलिए सोडियम लेते हैं, सोडियम, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम कहाँ हेल्प करता है? सोडियम ब्लड का जो प्रेशर होता है ना उसमें हेल्प करता है, यानी कंट्रोल करके रखता है ब्लड प्रेशर को हमारा। तो कौन सा तत्व है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो वो है सोडियम। सोडियम ब्लड प्रेशर को हेल्प करने में सहायता करता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सोडियम।
कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? सोडियम। तो इंसानों के जो ब्लड प्रेशर होते हैं कितने तरह के होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है। अगर हम लोग आते हैं ब्लड प्रेशर में, अब ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक का नाम हम लोग देखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और P4 प्रेशर, और एक का नाम है डिस्टोलिक प्रेशर। P4 होगा, चलो लिख ही देते प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर। इसका वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 120 होता है, जबकि डिस्टोलिक प्रेशर का जो मान होता है वो 90 होता है। तो यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर का मान 120 और डिस्टोलिक प्रेशर का मान 90, और इसको 80 भी हम लोग कभी कभी 80 में भी रखते हैं। तो इसका मान होता है 120/80। दैट मीन्स अगर 120 से प्रेशर बढ़ गया तो आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक चीज़ और आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है जमता क्यों नहीं है? किसके कारण? कौन सा तत्व पाया जाता है या क्या है ऐसा प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड को जमने में हेल्प नहीं करता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेपारिन, क्या नाम है? हेपारिन एक तरह का प्रोटीन है जो लीवर में बनता है और इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड जमने नहीं देता है। तो हेपारिन के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता है। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और हम लोग जो है ये वीडियोस और भी बहुत सारे इसमें कंटेंट है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बोरिंग हो और काफ़ी लंबी वीडियोस देखें। तो चलिए यहाँ तक के लिए थैंक यू, और वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और स्पेशली ये बात कि शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो अभी भी इस लॉकडाउन में इस तरह का लाभ उठाने से वंचित रह रहे हैं। तो आप उसे प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियोस को। आपसे और हमारे स्कूल कमेटी सभी की तरफ से विनती है कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे अछूता ना रहे और वो इस वीडियोस का लाभ उठाए। थैंक यू। मैं HK सर।